कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पे हिंदी का नवंबर महीने का मासिक मूल्यांकन पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि विषय यहाँ पे हिंदी के पेपर लाओ, तो फाइनली आपका विषय यहाँ पे हिंदी पे आ चुका है और साथ ही फुल सॉल्यूशन सहित आपका पेपर कराया जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा अंक आपका 20 अंक रहेगा, समय आपका 1 घंटे रहने वाला। साथ ही आप यहाँ पढ़ लीजिए मासिक मूल्यांकन माह नवंबर 2024-25 कक्षा 10वीं विषय हिंदी। ठीक है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं और साथ ही आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे वो भी हिंदी के पेपर में पूरे मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो चलिए जो आपका विषय हिंदी के पेपर वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर लिखिए निर्देश आता है, सही प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक है, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा और पेपर दें। ठीक है, पेपर देखने से पहले आपको बता दें कक्षा 10वीं के आपको यहाँ पर सभी विषय के नवंबर महीने के जो मासिक टेस्ट पेपर है वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम आपका विषय हिंदी कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपका प्रश्न पहला आता है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके 4 नंबर के रहेंगे। तो पहला आपका सही विकल्प आता है हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है। तो आपको बताना है कि हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल कौन सा है। तो आपका था रीतिकाल और बात आपका आदिकाल। ठीक है, और साथ आपका भक्ति काल और दात आपका आधुनिक काल। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है पहला सही विकल्प, ठीक है, हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है, तो इसका राइट आंसर आपका भक्ति काल हो जाएगा। ठीक है, भक्ति काल आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है ठीक है, भोलेनाथ के पिता भक्त थे। तो आपको बताना है कि जो भोलेनाथ के पिता थे वो किसके भक्त थे। तो आपका आता गणेश जी के और बात आपका यहाँ पर शिव जी के और साथ दुर्गा माता के और दाता कृष्ण जी के। तो जो आपका यहाँ पर दूसरा सही विकल्प दिया गया, ठीक है, भोलेनाथ के पिता भक्त थे। तो यहाँ पर भोलेनाथ के पिता शिव जी के भक्त थे, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बार रहेगा शिव जी के। फिर आपका यहाँ पर आता तीसरा सही विकल्प, ठीक है, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो आपका आता समास और बात आपका संधि और साथ आपका छंद और दाता अलंकार। तो जो आपका यहाँ पर तीसरा सही विकल्प दिया गया है, ठीक है, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका संधि हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर संधि करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका ऑप्शन आता है आपका मधुर और बात आपका नीरस और साथ आपका कड़वी ककड़ी सी और दात आपका अग्नि के समान। तो जो आपका यहाँ पर चौथा सही विकल्प दिया गया गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं, तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा कड़वी ककड़ी सी। ठीक है, इस तरह से जो आपके यहाँ पर 4 नंबर की जो सही विकल्प दिए गए थे वो हमने कंप्लीट करा दिए हैं, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न आपका 2 आता है रिक्त स्थान की पूर्ति की, जो कि आपके 4 नंबर के रहेंगे रिक्त स्थान। तो पहला आता है आपका सूरदास जी मुक्ता डॉट रस की कवि हैं। तो यहाँ पर सूरदास जी मुक्ता बादशाह रस की कवि हैं। ठीक है, पहले का आंसर आपका बादशाह हो जाएगा। फिर जो आपका दूसरा आता है चौपाई की प्रति चरण में मात्रा डोडो होती हैं। तो यहाँ पर चौपाई की प्रति चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो 16 आपका यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर तीसरा आता है 1 अंक वाली रचना डोडो कहलाती है। तो यहाँ पर 1 अंक वाली रचना आपकी एकांकी कहलाती है। ठीक है, तो एकांकी आपका रहेगा तीसरे का आंसर। फिर जो आपके यहाँ पर चौथा आता है प्रतिदिन में डोडो समास है। तो प्रतिदिन में रहेगा आपका अव्ययभाव समास। ठीक है, अव्ययभाव आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर जो रिक्त स्थान वो हमने कंप्लीट करा दिए 4 नंबर के, आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपका यहाँ पर प्रश्न 3 आता है सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए, जो कि 4 नंबर की रहेंगी। स्तंभ अवबा में दी गई सही जोड़ी। तो पहली आती है आपकी आत्मकथा, तो इसको आपको जयशंकर प्रसाद से मैच कर देना है। दूसरी आती है 3 वर्णों का मेल, तो इसको आपको गण से मैच कर देना है। फिर जो आपकी तीसरी आती है एक मत सारा के लिए मुहावरा है, तो इसको मैच करना आपको अंधे से लाठी से, अंधे की लाठी। ठीक है, जो चौथी आती है अलंकार को आपको मैच कर देना आभूषण से। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, जो कि 4 नंबर की थी। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, आपके लिए बड़ी मेहनत से हम वीडियो लाते हैं। ठीक है, और साथ ही आपको अच्छा 10वीं के सही विषय के नवंबर महीने के जो मासिक टेस्ट पेपर वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे। अब चलिए प्रश्न आपका 4 आता है प्रगतिवाद की कोई विशेषता प्रवृत्ति लिखिए। इसका अथवा आता रीति का उस श्रृंगार का क्यों कहा गया है लिखिए। जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले हैं, पहले आप प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न 5 आता सूरदास की दो रचनाओं के नाम एवं काव्य विशेषताएं लिखिए। अथवा आता स्वयं प्रकार की भाषा एवं दो रचनाओं के नाम लिखिए। फिर आपका 6वां आता चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। अथवा आता अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। फिर आपका आता विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। इसका अथवा आता परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। तो इस तरह से जो आपका प्रश्न यहाँ पर 4 दिया गया, प्रश्न चौथे का अथवा प्रश्न 5, प्रश्न 5वें का अथवा और 6वें का अथवा। ठीक है, 7वां प्रश्न और 7वें का अथवा। जो इनके आंसर वो देख लेते हैं।
तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका प्रश्न 4 दिया गया था, ठीक है, जिसमें आपको प्रतिवाद की 2 विशेषता लिखनी थी। तो पहली विशेषता रहेगी आपकी समाजवादी विचारधारा से प्रेरित प्रतिवादी काव्य में सामाजिक समता का उद्देश्य हुआ है। फिर दूसरी विशेषता रहेगी दीनहीन एवं किसानों के प्रति सहानुभूति का भाव। और तीसरी विशेषता रहेगी अशिक्षा, शोषण, नारी समांस आदि के प्रति जागरूकता का संदेश। आपकी 3 विशेषता दी गई, तो यहाँ से 2 विशेषता आपको कोई 2 विशेषता याद कर लेनी जो आपको सही लगे, ठीक है। चौथी विशेषता भी दी गई है, ठीक है, 4 विशेषता दी गई हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो 2 विशेषता याद कर लेनी है। अब चौथे का अथवा का आंसर देख लेते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार क्यों कहा गया है, जो आपका प्रश्न दिया गया था। तो इसका आंसर है रीतिकाल में कवियों ने, ठीक है, श्रृंगार रस में रचनाएं लिखी हैं। इसकी कारण रीतिकाल को श्रृंगार कहा जाता है। इस काल में नारी का सौंदर्य नक्श वर्णन, रूप सौंदर्य का वायुतारत रूप से वर्णन किया गया है। ये आपका चौथे का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आप 5वें का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको सूरदास की दुर्रचना और इनकी आपको यहाँ पर, ठीक है, भावपक्ष कलापक्ष आपको यहाँ पर लिखना था, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी सूरदास की दुर्रचना हो जाएंगी आपकी सूर सागर और सूर सारावली, ये आपकी दुर्रचना हो जाती हैं। इनका भावपक्ष आप यहाँ पर देख लीजिए, सूरदास कृष्ण भक्त थे। सूर ने अपने पदों में, ठीक है, मानव के मन के भावों को प्रकट किया है। सुर के काव्य में शांत श्रृंगार और वात्स्य रस स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सुर वात्स्य रस के सर्वोत्कृष्ट कवि हैं। फिर इसका कलापक्ष आप यहाँ पर देते हैं, सूरदास ने बोलचाल की ब्रजभाषा को, ठीक है, लालित्य प्रधान ब्रजभाषा बना दिया है। सूरदास ने अपनी काव्य रचना गेय पद शैली में की है। सूरदास की रचनाओं में अलंकार अपने स्वाभाविक सौंदर्य के साथ प्रविष्ट हो जाते हैं। इन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पूरा याद करना है और इसका साहित्य में स्थान भी देख लीजिए, ठीक है। आपका यहाँ पर प्रश्न 5वें का आंसर हो जाता है। फिर प्रश्न 5वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको, ठीक है, स्वयं प्रकाश की दुर्रचना लिखनी थी। तो ये आपकी स्वयं प्रकाश की दुर्रचना यहाँ पर दी गई हैं। और इनकी भाषा देख लीजिए, ये आपकी भाषा आता है। स्वयं प्रकाश ने अपनी रचनाओं के लिए सरल, सहज एवं, ठीक है, भावानुकूल भाषा को अपनाया। उन्होंने लोक प्रचलित खड़ी बोली में अपनी रचनाएं की। तत्सम तद्भव देशज उर्दू, फारसी, अंग्रेजी की शब्दों की बहुलता से प्रयोग है, ठीक है। इसकी शैली आती है, स्वयं प्रकाश जी की शैली आकर्षक है, ठीक है। इसमें आप यहाँ पर देख लीजिए मार्मिकता है। और उनकी रचनाओं में 4 प्रकार की शैलियाँ उपलब्ध होती हैं। वे इस प्रकार है वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक तथा विवेचनात्मक, ठीक है। आपकी शैली यहाँ पर हो जाती है। तो आपने यहाँ पर अच्छे देख लिया हुआ, ठीक है। अब चलिए आपका 6वें का आंसर देख लेते हैं, जिसमें आपको चौपाई की परिभाषा उदाहरण से लिखनी थी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यह एक मात्रिक समछंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसकी हर एक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के आखिरी में जगड़ और तगड़ का आना वर्जित होता है, ठीक है। आपकी परिभाषा हो जाती है, साथ ही इसका उदाहरण देख लीजिए। तो ये आपका 6वें का आंसर हो जाता है। और 6वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखनी है। तो ठीक है, अतिशयोक्ति का मतलब होता है उक्ति में अतिशयता का समावेश। यहाँ उपमेय और उपमान का सामान्य कथन ना होकर सिर्फ उपमान का वर्णन होता है। ये आपकी परिभाषा हो जाती है इसका। और आप ये उदाहरण देख लीजिए, ये आपका 6वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर 7वें का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको सरल शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है, प्रधान अध्यापक को। तो ये आपका आंसर दिया गया है, तो पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। आपका 7वें का आंसर है। और 7वें का अथवा का आंसर आपको खुद करना है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका हिंदी के पेपर वो हमने कंप्लीट करा दिया है। और इसका जो PDF है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए है, तो आप वहां से पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको यहाँ पर कक्षा 10वीं के सभी विषय के नवंबर महीने के जो मासिक टेस्ट पेपर है वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।